ओशियान, तुम अचानक स्कूल वापस कैसे आ गए? सू मेंग्याओ कहाँ है? मैंने कुछ समय पहले सुना था कि तुम दोनों की सगाई हो गई है। क्या तुम हमें इनविटेशन कार्ड देने आए हो? मैंने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की और टॉपिक बदल दिया। मैं बहुत समय से यहाँ नहीं आया था तो सोचा कि यहाँ से गुजर रहा हूँ तो टीचर से मिलता चलूं। हम दोनों बातें करते हुए चलने लगे और पुरानी यादों में खो गए। बहुत सारी बातें याद करके हम दोनों बहुत इमोशनल हुए। विदा लेने से पहले डायरेक्टर को शायद कुछ याद आया। वो ऑफिस के कैबिनेट से एक पुरानी पीली पड़ चुकी डायरी निकाल कर लाए और मुझे दे दी। ये मैंने सू मेंग्याओ से स्टडी क्लास के डिसिप्लिन चेक के दौरान जब्त की थी। चूंकि अब तुम दोनों की शादी होने वाली है तो ये तुम उसे वापस कर देना। मैं एक पल के लिए हैरान रह गया। मैंने वो डायरी ली और टीचर को झुककर प्रणाम किया। वापस लौटते समय मैंने वो डायरी खोली और उसमें सू मेंग्याओ की प्यारी सी हैंडराइटिंग देखी। हर पेज पर एक ही नाम लिखा था। उस डायरी में एक लड़की के दिल की बातें लिखी थी जो एक लड़के को पसंद करती थी। इसे पढ़ते पढ़ते मेरी आंखें भर आईं और आंसू बेकाबू होकर बहने लगे। एक एक बूंद मेरे पास्ट की याद भी थी और एक तरह की विदाई भी। जब गाड़ी विला के दरवाजे पर रुकी तो मैंने डायरी बंद कर दी। दरवाजा खोलते ही मेरी नजर सू मेंग्याओ से मिली जो अभी अभी वापस आई थी। उसकी गर्दन पर लव बाइट्स का लाल निशान देखकर मुझे रात की घटना याद आ गई और मैंने अपनी नजरें फेर ली। सू मेंग्याओ ने नोटिस किया कि मैं शायद रोया हूँ। उसने भौहें सिकोड़ी और अभी वो कुछ पूछने ही वाली थी कि लू सिनियान जो उसे पकड़े हुए था मेरी लाल आंखों को देखकर हंसने लगा। तुमने कल रात बहुत मेहनत की है। मैंने पैसे ट्रांसफर कर दिए। तुमने जो शूट किया वो मुझे बहुत पसंद आया। तुम्हें भी पसंद आया होगा, है ना? उसका ये ताना सुनकर सू मेंग्याओ का दिल जोर से धड़क उठा। क्या पसंद आया? रात के पहले हिस्से की बर्थडे फोटोज। और क्या हो सकता है रात के दूसरे हिस्से की? उसे इस तरह से बकवास करते देख सू मेंग्याओ का दिल धक से रह गया। उसने तुरंत अपने हाथों से उसका मुंह बंद कर दिया। मैंने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया और मुड़कर घर की तरफ चल दिया। डस्टबिन के पास से गुजरते हुए मैंने डायरी उसी में फेंक दी। वो जवानी के दिन जो प्यार सच्चाई से भरे थे अब पूरी तरह से दफन हो चुके थे। जाने से पहले मैंने लैंडलॉर्ड को मैसेज किया और कहा कि मैं आगे रेंट कंटिन्यू नहीं करूंगा। लैंडलॉर्ड बार बार पूछती रही कि मैं घर क्यों खाली कर रहा हूँ। मैंने कोई भी बहाना बना दिया। लैंडलॉर्ड ने कहा कि वो मुझे कुछ दिनों की छूट दे सकती है और मुझे अगले महीने के बीच तक रहने दे सकती है। मुझे पता था कि सू मेंग्याओ ने ही उसे मुझे कुछ दिन और रोकने के लिए कहा होगा ताकि वो अपनी याददाश्त वापस आने का नाटक कर सके और मुझे वापस घर ले जा सके। मैंने उनके इस प्लान को नहीं तोड़ा और हाँ कह दिया। जाने से 3 दिन पहले मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आया। मिस्टर गू बोल रहे हैं? हेलो, मैं हिल्टन होटल का मैनेजर हूँ। वही होटल जहाँ आपने अपनी एंगेजमेंट पार्टी की थी। बात यह है कि आपकी फियांस ने पहले ही हमारे मेन हॉल को बुक कर लिया था। सुना है कि परसों यहाँ शादी की पार्टी होने वाली है, लेकिन हम पिछले कुछ दिनों से उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ डिटेल्स कंफर्म करनी है। क्या आप आकर हमसे बात कर सकते हैं? मैं मना करने ही वाला था लेकिन परसों सुनकर मेरी पलकें झपक गई। 1 जनवरी वही दिन था जब सू मेंग्याओ ने अपनी याददाश्त वापस आने का नाटक करने का प्लान बनाया था और वही मेरा भी यहाँ से जाने का दिन था। मैंने मान लिया और टैक्सी लेकर वहाँ पहुंच गया। हॉल में घुसते ही वहाँ की डेकोरेशन देखकर मैं पूरी तरह से शांत हो गया। फूलों से लेकर शोपीसेस तक सब कुछ वैसा ही था जैसा सू मेंग्याओ ने मुझे प्रपोज करते वक्त सजाया था। वहां खड़े होकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं पास्ट में हूँ या प्रेजेंट में। जो मैनेजर मेरे साथ अंदर आया था वो मुझे कुछ बताने ही वाला था कि तभी उसे कॉल आ गया और वो थोड़ी देर के लिए चला गया। मैं अकेला ही 2nd फ्लोर की तरफ चला गया। मुझे याद आने लगा कि कैसे सू मेंग्याओ ने हाथों में फूल लेकर मुझे गले लगाया था और जिंदगी भर सिर्फ मुझसे प्यार करने का वादा किया था। उस वक्त मैं अपनी आने वाली शादीशुदा जिंदगी को लेकर बहुत एक्साइटेड था। इसने सोचा था कि सिर्फ 3 महीने बाद सब कुछ धुएं की तरह गायब हो जाएगा और कुछ भी नहीं बचेगा। मैं इन ख्यालों में खोया ही हुआ था कि अचानक दरवाजा खुला। एक लंबे गाउन में सू मेंग्याओ फूलों का गुलदस्ता लिए अंदर आई। उसके पीछे चल रहे लू सिनियान ने यह खूबसूरत नजारा देखकर हैरानी से आ भरी। उसकी आंखों में एक उम्मीद चमक उठी। मेंग्याओ, तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? सू मेंग्याओ ने चुटकी बजाई। उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। ये वही जगह है जहाँ मैंने और शियान ने अपनी एंगेजमेंट पार्टी थी। परसों मैं अपने कुछ दोस्तों को शियान को यहाँ लाने के लिए कहने वाली हूँ। तब मैं ये नाटक करूंगी कि मुझे पुरानी बातें याद आ गई हैं और मेरी मेमोरी वापस आ गई है। मैं आज तुम्हें यहाँ इसलिए लाई हूँ ताकि हम पहले से रिहर्सल कर सकें। तुम बस शियान का रोल प्ले करो और देखो कि कहीं कोई कमी तो नहीं है। इतना कहकर उसने लू सिनियान को स्टेज के बीच में धकेल दिया और वो दोनों एक्टिंग करने लगे। एक बड़े से खंबे ने मुझे पूरी तरह से छुपा रखा था। मैं शांति से उन दोनों की सच्ची एक्टिंग देख रहा था और मेरी आंखों में एक चमक आ गई। मुझे ये मानना पड़ेगा कि सू मेंग्याओ में एक्टिंग का बहुत टैलेंट है। अगर मुझे इस सब के बारे में कुछ भी पता नहीं होता और मैं 3 दिन बाद यहाँ आता तो शायद मैं सच में उसके धोखे का शिकार हो जाता। शुक्र है कि मेरी किस्मत इतनी भी खराब नहीं थी। नीचे चल रही रिहर्सल अब माफी मांगने वाले स्टेज पर पहुंच चुकी थी। लू सिनियान नीचे झुका और उसने सू मेंग्याओ को किस किया। जो माहौल पहले रोमांटिक था वो अब अजीब होने का था। 2.5 मिनट के बाद लू सिनियन ने सू मेंग्याओ को गले लगाते हुए धीरे से कहा, अगर उसके पास वापस जाने के बाद तुम्हें सेटिस्फैक्शन न मिले तो तुम मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकती हो। ये सुनकर सू मेंग्याओ की आंखों में एक अजीब सी नफरत दिखी और उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, अब कोई आगे नहीं होगा।
3 दिन बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं सिर्फ गू शियान की होकर रहूंगी, समझे? मैंने अपनी पलकें झुकाई और अपनी आंखों के ताने को छुपा लिया। मेरे दिल ने उसे जवाब दिया, बहुत अफसोस की बात है सु मेंग्याओ, लेकिन अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। यहाँ से जाने से 2 दिन पहले मुझे मैसेज मिला कि मेरा नाम बदलने का प्रोसीजर पूरा हो गया है। मैं घर से निकला और अपना नया आईडी कार्ड और पासपोर्ट ले आया। जब मैं घर पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। सिर उठाते ही मैंने सु मेंग्याओ को दरवाजे पर मेरा इंतजार करते देखा। ऐसा लग रहा था कि वो मेरे वापस आने का ही इंतजार कर रही थी। मुझे देखकर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने झिझकते हुए पूछा, तुम कहाँ गए थे? मैंने अपनी चाबी से दरवाजा खोला और बहुत शांति से बोला, क्या कोई काम था? सु मेंग्याओ ने अपना हाथ अपनी जेब में डाला और ऐसे एक्टिंग करने लगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ नहीं, बस वेदर फोरकास्ट बता रहा था कि कल बहुत तेज बारिश होगी। अगर कोई जरूरी काम ना हो तो बाहर मत निकलना। वो साफ डर रही थी कि कहीं मैं कल गायब ना हो जाऊं, लेकिन फिर भी उसने कितना बकवास बहाना बनाया। मुझे बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया। मैंने बस हाँ में सिर हिलाया। मुझे पता है, मेरे इस केयर फ्री एक्सप्रेशन को देखकर सु मेंग्याओ को अंदर ही अंदर थोड़ी घबराहट हुई। उसे लग रहा था कि मेरा बिहेवियर आजकल थोड़ा अजीब हो गया है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गड़बड़ क्या है। जाने वाले दिन मैं बहुत जल्दी उठ गया। दोपहर 2 बजे की फ्लाइट को ध्यान में रखते हुए मैंने अपना बचा हुआ सारा सामान फेंक दिया। उस खाली कमरे को देखकर, जिसमें सिर्फ 2 लगेज बैग्स बचे थे, मैंने एक लंबी राहत की सांस ली। सुबह के 11 बजे डोर बेल बजी। मैंने दरवाजा खोला और जरा सी जगह बनाई तो देखा कि बाहर सु मेंग्याओ के कुछ बेस्ट फ्रेंड्स खड़े थे। गुशियान, हमें पता है कि तुम मेंग्याओ की बीमारी की वजह से इन दिनों बहुत परेशान हो और तुम्हारा किसी चीज में मन नहीं लग रहा है। डॉक्टर ने कुछ दिन पहले बताया था कि वो आजकल टाइम पर दवाइयां ले रही है और उसकी कंडीशन धीरे धीरे सुधर रही है। तुम परेशान मत हो। हाँ, हम भी यही चाहते हैं कि मेंग्याओ दीदी की याददाश्त जल्दी वापस आ जाए। हर कोई तुम दोनों की शादी का इंतजार कर रहा है। आज तुम दोनों की 7th एनिवर्सरी है। हमने तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज प्लान किया है। मैं शांति से उनकी पहले से तैयार की गई स्क्रिप्ट सुनता रहा और फिर बड़े आराम से पूछा, कैसा सरप्राइज? तुम्हारे साथ चलो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। मैं अभी जवाब देने ही वाला था कि उनमें से एक का फोन बज उठा। 1 मिनट बाद उनका प्लान बदल गया। गुशियान, एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। सरप्राइज के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तुम अपना काम खत्म कर लो, हम तुम्हें रात में लेने आएंगे। इतना कहकर वो सब बारिश में ही वहां से चले गए। उनकी गाड़ी को बारिश में गायब होते देखकर मैं पीछे मुड़ा और लगेज नीचे ले आया। 10 मिनट बाद दरवाजे पर टैक्सी आकर थी। ड्राइवर ने मेरा लगेज रखा और हम निकल गए। मैंने विला को छोड़ दिया। जब मैं पड़ोस के घर के दरवाजे पर खड़ी गाड़ी के पास से गुजरा तो मुझे अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। मैंने मुड़कर उस स्पोर्ट्स कार को देखा जो तेजी से हिल रही थी। मेरा दिल भारी हो गया और मैंने जल्दी से पैसेंजर सीट की तरफ कदम बढ़ाए। शाम के 5 बज रहे थे। पूरे दिन बारिश होने के बाद अब आखिरकार मौसम साफ हो गया था। पूरी तरह से सेटिस्फाइड सु मेंग्याओ ने गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर की तरफ हाथ हिलाया, इशारा करते हुए लू सिनियान को गाड़ी से उतरने के लिए कहा, जो अभी भी अपने बटन बंद कर रहा था। उसने मुंह बनाते हुए उसे घूरा किस करने के लिए नीचे झुका। स्क्रीन पर टाइम देखते हुए सु मेंग्याओ ने अपना सिर घुमा लिया और उसे अवॉइड किया। उसने बहुत ही सुस्त आवाज में कहा, रुक जाओ। सु मेंग्याओ ने उसकी बात काटते हुए एक बॉसी टोन में कहा, शुरुआत से ही मैंने तुम्हें बता दिया था कि हम सिर्फ 2 महीने का एक गेम खेल रहे हैं। अब टाइम खत्म हो चुका है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। उसका ये कोल्ड रवैया देखकर लू सिनियन को ना चाहते हुए भी गाड़ी से उतरना पड़ा। सु मेंग्याओ ने गाड़ी का शीशा खोला और एक्सेलरेटर दबा दिया। हवा ने गाड़ी के अंदर की सारी हवस को उड़ा दिया। नेविगेशन स्क्रीन पर कम होती दूरी को देखकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। गाड़ी हिल्टन होटल के बाहर रुकने के बाद वो मेन हॉल की तरफ जाने के बजाय सीधा ऊपर चली गई। दोपहर के इस ड्रामा की वजह से उसके कपड़े बहुत सिकुड़ गए थे। उसे उन्हें ठीक करने की जरूरत थी। बाथरूम में जाने से पहले उसने अपनी सहेलियों को फोन किया और उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए। दूसरी तरफ के लोग एक साथ हंसने लगे। मेंग्याओ दीदी, आप चिंता मत करो, सुबह गुशियान ने आने के लिए हाँ कर दी थी। हमसे लेने के लिए रास्ते में ही है। हाँ, आपको तो ये सोचना चाहिए कि आपको बाद में एक्टिंग कैसे करनी है। ये कोई आसान काम नहीं है। तुम लोगों ने 2 महीने से एक्टिंग की है और जरा सी भी गड़बड़ नहीं हुई। तुम किस बात से डर रही हो? गुशियान मेंग्याओ दीदी से बहुत प्यार करता है, वो पक्का शक नहीं करेगा। सु मेंग्याओ उनकी ये फालतू बातें नहीं सुनना चाहती थी। उसने हंसते हुए उन्हें कुछ सुनाया और फोन सोफा पर फेंक दिया। आधे घंटे बाद जब वो अपने बाल पोंछते हुए बाहर आई तो उसने देखा कि उसका फोन लगातार बज रहा है। उसने स्क्रीन ऑन की और 20 से ज्यादा मिस्ड कॉल्स देखकर उसकी धड़कनें तेज हो गईं। अपनी घबराहट को दबाते हुए उसने कॉल रिसीव किया। इतनी बार फोन क्यों कर रही हो? क्या हुआ? मेंग्याओ दीदी, हम 10 मिनट से ज्यादा टाइम से विला का दरवाजा खटखटा रहे हैं। गुशियान बाहर नहीं आया। वो मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रहा है और उसका फोन भी स्विच ऑफ है। अब हम क्या करें? वो कांटेक्ट में ही नहीं है। सु मेंग्याओ ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसका सारा अच्छा मूड खराब हो गया था। शायद वो सो गया होगा। तुम लोग मेरे घर जाओ, पापा से स्पेयर की लो और अंदर जाकर देखो। सहेलियों ने हाँ में जवाब दिया। सु मेंग्याओ ने अपना सिर दबाया और साफ कपड़े पहनते हुए रात की प्लान के बारे में सोचने लगी। तैयार होने के बाद वो अपना सामान लेकर नीचे गई। होटल मैनेजर ने उसे देखते ही गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। मिस सु, कृपया डेकोरेशन देख लीजिए। अगर कुछ पसंद नहीं आया तो हम तुरंत चेंज कर देंगे। सु मेंग्याओ ने एक नजर डाली और संतुष्ट होकर सिर हिलाया। बुरा नहीं है। तारीफ सुनकर मैनेजर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मिस सु, मुझे खुशी है कि आपको ये पसंद आया। सच कहूं तो इसे बिल्कुल वैसा ही सजाने के लिए आपके फियांस को भी धन्यवाद देना चाहिए।
कुछ दिन पहले मैं कुछ चीजों की पोजीशन भूल गया था, तो मैंने उन्हें यहाँ बुला लिया था। फियांक। ये शब्द सुनकर सू मेंग्याओ के चेहरे के एक्सप्रेशंस गायब हो गए। उसने घूरते हुए गुस्से से पूछा, तुम्हें किसने उसे कांटेक्ट करने की परमिशन दी? ये उसके लिए एक सरप्राइज था, क्या तुम्हें नहीं पता था? उसे गुस्सा होते देख मैनेजर डर गया और हकलाते हुए बोला, मैं आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने इमरजेंसी में मिस्टर गू को बुलाया, और आपने ये भी नहीं कहा था कि इसे सीक्रेट रखना है। मुझे लगा कि आप दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी है, तो 1 महीने से ज्यादा की प्लानिंग पानी में मिल गई। सू मेंग्याओ गुस्से से लाल हो गई। उसने अपनी मुट्ठी जोर से भींच ली और वो गुस्सा करने ही वाली थी कि तभी उसके दोस्त का फोन आ गया। मेंग्याओ मेंग्याओ दीदी, सब गड़बड़ हो गई, गुशियान गायब हो गया है। मैनेजर की बात और इस खबर को एक साथ सुनकर सू मेंग्याओ का दिमाग सुन हो गया। तो जाओ उसे ढूंढो। उसका गुस्सा सुनकर फोन के दूसरी तरफ उसकी दोस्त लगभग रोने ही वाली थी। ऐसा नहीं है कि हम उसे ढूंढ नहीं रहे हैं, विला पूरी तरह से खाली हो चुका है। हमने सीसीटीवी चेक किया, उसने सुबह ही अपना सारा सामान फेंक दिया था और 12 बजे अपना लगेज लेकर चला गया। हमें नहीं पता वो कहाँ गया है। एक एक शब्द सू मेंग्याओ के कानों में किसी बम की तरह फट रहा था। वो वहीं जम गई। 12 बजे टैक्सी, वो सारी बातें जिन्हें उसने नजरअंदाज कर दिया था अब उसे याद आ रही थीं। बेचारा मैनेजर, जिसे कुछ पता नहीं था, वो अभी भी लगातार एक्सप्लेन कर रहा था। सच कहूं तो अगर मैं मिस्टर गू को फोन नहीं भी करता तो भी शायद उन्हें सब पता चल जाता। उस दिन उन्होंने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे थे। जाने से पहले उन्होंने मुझे एक बॉक्स दिया और कहा कि मैं आज रात ये आपको दे दूं। इतना कहकर मैनेजर ने वो चीज आगे बढ़ा दी। दोनों हाथों में पकड़े उस रिंग बॉक्स को देखकर सू मेंग्याओ को लगा कि उसकी सांसें अटक गई हैं। कांपते हुए हाथों से उसने उसे खोला और अंदर वो चमकती हुई एंगेजमेंट रिंग देखी। उसके बगल में एक पिंक बटन भी रखा था। वो उस बटन को एकटक घूरती रही। तभी उसे याद आया कि 3 दिन पहले होटल से निकलते वक्त लू सिनियन ने कंप्लेन की थी, अगली बार जरा आराम से, तुमने मेरी शर्ट के सारे बटन तोड़ दिए। सू मेंग्याओ के शरीर का सारा खून जैसे जम गया था। उसने मैनेजर का कॉलर पकड़ लिया। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो चुकी थीं और गुस्से से बड़ी हो गई थी। कब की बात है? तीन दिन पहले। मिस्टर वो दोपहर 2 बजे आए थे और 5 बजे यहाँ से गए। ये जवाब सुनकर सू मेंग्याओ पूरी तरह से टूट गई। उसने वो अंगूठी ली और पागलों की तरह अपनी गाड़ी की तरफ भागी। उसने 10 से ज्यादा रेड लाइट्स तोड़ी और पागलों की तरह गाड़ी चलाते हुए 10 मिनट के अंदर घर पहुंच गई। पड़ोस का विला पूरी तरह रोशन था और वो सीधे अंदर घुस गई। उसकी सहेलियां पूरा घर छान मार रही थीं, लेकिन उन्हें गुशियान से जुड़ी कोई चीज नहीं मिली। उसे आता देख सब उसके पास आ गए। मेंग्याओ दीदी, हमें एक बाल तक नहीं मिला। सच में नहीं पता कि गुशियान कहाँ चला गया। मैंने भी पता लगवाया है। पिछले 1 महीने में जिन्बे से जाने वाले पैसेंजर्स की लिस्ट में गुशियान का नाम नहीं है। एक के बाद एक आती इन बुरी खबरों ने सू मेंग्याओ को पूरी तरह से निराश कर दिया। उसने घबराते हुए अपना फोन निकाला और मुझे कॉल किया, लेकिन उसे सिर्फ फोन स्विच ऑफ है कि कोल्ड आवाज सुनाई दी। जो मैसेजेस उसने भेजे थे वो सब रिजेक्ट हो गए थे और उन पर लाल रंग का एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया था। ये देखकर उसे चक्कर आने लगे। उसकी सहेलियों ने उसे कभी इस तरह से कंट्रोल खोते हुए नहीं देखा था। सब उसे समझाने की कोशिश करने लगे। मिन्या दीदी, खुद को संभालो, वो अभी कुछ ही देर पहले गया है। हम उसे अभी भी ढूंढ सकते हैं। हाँ, हम उसके फोन की लोकेशन ट्रैक करके उसे ढूंढ लेंगे। ये आइडिया सुनकर सू मेंग्याओ को थोड़ा होश आया। उसने तुरंत अपने सेक्रेटरी को मैसेज किया और उसे सब कुछ पता लगाने को कहा। 1 घंटा, जो सालों जैसा लग रहा था, उसके बाद सेक्रेटरी का मैसेज आया, बॉस, गुशियान का फोन बस स्टेशन के डस्टबिन में मिला है। हमने स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों की लिस्ट की जांच शुरू कर दी है। ये कोई अच्छी खबर नहीं थी, लेकिन बिल्कुल कोई सुराग न होने से तो बेहतर था। सू मेंग्याओ एक जगह बैठ नहीं पा रही थी। अपनी सहेलियों की बातें न मानते हुए वो सीधे बस स्टेशन चली गई। वहां पहुंचते ही सेक्रेटरी ने उसे साफ किया हुआ फोन दे दिया। उसने पासवर्ड डालकर उसे अनलॉक किया तो देखा कि सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट हो चुके थे। कॉन्टैक्ट्स भी पूरी तरह से खाली थे। सिर्फ एक नाम बचा था, लू सिनियन। इस नाम को देखते ही सू मेंग्याओ को ठंडे पसीने आने लगे। उसने खुद को बहुत समझाया और फिर हिम्मत करके उस पर क्लिक किया। सबसे लेटेस्ट मैसेज आज दोपहर लू सिनियन की तरफ से भेजा गया एक वीडियो था। वीडियो का बैकग्राउंड देखकर सू मेंग्याओ समझ गई कि वीडियो में क्या है। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो उसे प्ले करे। उसने स्क्रीन को ऊपर स्क्रॉल किया। हर दिन भेजे गए 3-4 वीडियोस के साथ कुछ मैसेजेस भी थे। अनजान बनने का नाटक करना बहुत मुश्किल है ना? गुशियान, तुम्हारे साथ इतना बड़ा मजाक हो रहा है और तुम फिर भी इसे बर्दाश्त कर रहे हो। तुम्हारी फियांस में इतनी हवस है और तुम इतने ठंडे हो। अगर तुम दोनों सच में शादी कर भी लो तो मुझे लगता है कि 3 महीने में तुम्हारा डिवोर्स हो जाएगा। क्या तुम सच में उससे शादी करना चाहते हो? 1 जनवरी से लेकर 30 दिसंबर तक पूरा चैट ऐसी ही भड़काने वाली बातों से भरा था। सू मेंग्याओ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, लू सिनियन को सबक सिखाना है। वो तेजी से गाड़ी चलाते हुए घर लौटी। जैसे ही वो गाड़ी से उतरी, उसने दरवाजे पर रखा हुआ लगेज देखा। लू सिनियन नौकरों को सामान उठाने का ऑर्डर दे रहा था। उसे वापस आता देख वो तुरंत उसके पास आ गया। तुम वापस आ गई? क्या तुम मेरे बिना नहीं रह सकती? अगर ऐसा है तो मुझे किस करो और मैं यहीं रुक जाऊंगा।
सामने उस खूबसूरत चेहरे को देखकर सू मेंग्याओ खुद को रोक नहीं पाई। उसने अपना हाथ उठाया और पूरी ताकत से उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। चटाक की आवाज के साथ लू सिन्यान जमीन पर गिर पड़ा। उसका गोरा चेहरा लाल हो गया और सूज गया। उसने अपनी आंखों में अविश्वास के साथ ऊपर देखा। मेंग्याओ, तुमने मुझे क्यों मारा? सू मेंग्याओ इतने गुस्से में थी कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। उसने फोन उसके ऊपर फेंक दिया। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। लू सिन्यान ने फोन उठाया और स्क्रीन देखते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो कांपने लगा। एक ही पल में उसके दिमाग में कई बातें दौड़ गईं। वो घबराते हुए सफाई देने लगा। मेंग्याओ, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सच तो ये है कि गुशियान, उसे पहले से ही पता था कि तुम अपनी याददाश्त खोने का नाटक कर रही हो। मैं बस तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मुझसे गलती हो गई। इस वक्त सू मेंग्याओ के लिए ये बातें आग में घी डालने जैसी थीं। उसका अपने गुस्से पर कोई कंट्रोल नहीं रहा। उसने बॉडीगार्ड्स को उसे उठाने का ऑर्डर दिया और उसका गला जोर से पकड़ लिया। सांस न ले पाने की वजह से लू सिन्यान बुरी तरह तड़पने लगा। उसका चेहरा लाल से नीला पड़ने लगा और फिर धीरे धीरे पर्पल हो गया। उसकी आंखों में निराशा छा गई और वो बाहर आने लगी। ऐसा लग रहा था कि उसकी जान निकलने वाली है। जब लू सिन्यान को लगा कि वो सच में दम घुटने से मर जाएगा, तभी सू मेंग्याओ की कुछ दोस्त आ गई। ये सब देखकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर उसे बचाया। मेंग्याओ दीदी, शांत हो जाओ। अभी सबसे जरूरी काम गुशियान को ढूंढना है। हाँ, ये आदमी तो हमारे कब्जे में ही है। हम इससे बाद में भी निपट सकते हैं। अभी भी वक्त है। ये बातें सुनकर सू मेंग्याओ ने आखिरकार अपने हाथ रोक लिए। उसने जमीन पर गिरे हुए उस आदमी की तरफ आखिरी बार देखा और बहुत ही डरावनी आवाज में बोली, इसे दो लिहुआ के पास ले जाओ और इस पर कड़ी नजर रखना। ये नाम सुनते ही लू सिन्यान, जो लगभग बेहोश हो चुका था, अचानक होश में आ गया। वो घिसता हुआ सू मेंग्याओ के पास गया, उसके पैर पकड़ लिए और भीख मांगते हुए बोला, मेंग्याओ नहीं, मेंग्याओ दीदी, मैं 2 महीने तक तुम्हारे साथ रहा हूँ। मुझे इस बार माफ कर दो। बस मुझे जाने दो। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा, प्लीज। सू मेंग्याओ के चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। उसकी सहेलियां भी उसे समझाने की हिम्मत नहीं कर पाईं। वो उसे खींचते हुए गाड़ी में ले गईं। लू सिन्यान खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था और बेबस होकर रियर व्यू मिरर में दूर जाते हुए घर को देखता रहा। उसकी दर्द भरी आवाज पूरी गाड़ी में गूंज रही थी। सब लड़कियों के चेहरे पर एक गुस्सा था। अगर तुम चुपचाप बात मान लेते, कोई नाटक नहीं करते और पैसे लेकर चले जाते, तो तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी की फिक्र नहीं करनी पड़ती। लेकिन तुम्हें अपनी औकात नहीं पता थी। तुमने जानबूझकर गुशियान को उकसाया। तुम इसी लायक हो। अब तुम्हें सबक मिल गया होगा। जब तुम सिस्टर ड्यू के पास पहुंचोगे तो चुपचाप उनकी बात मानना, तभी तुम्हारी जान बच सकती है। वरना उनके आदमियों के जो तरीके हैं, तुम बस दर्द सहने के लिए तैयार रहना। जब मेरी फ्लाइट मेलबोर्न में लैंड हुई, तब आधी रात हो चुकी थी। मैंने पहले से बुक किए हुए होटल में एक रात आराम किया। अगले दिन मैं अपना लगेज लेकर उस अपार्टमेंट में गया जो मैंने पहले से अरेंज कर रखा था। अगले कुछ दिनों में मैंने रोजमर्रा की जरूरत का बहुत सारा सामान खरीदा। वो खाली कमरा धीरे धीरे भर गया। मैं अपना सामान पैक कर रहा था और साथ ही अपने रूममेट से कांटेक्ट में था, जो कुछ दिनों बाद आने वाला था। धीरे धीरे मैं यहाँ की जिंदगी में ढल गया। चूंकि मुझे खाना बनाना अच्छा आता था, इसलिए मैं बहुत जल्दी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ग्रुप में शामिल हो गया और पड़ोस के 2 लड़कों के साथ मेरी अच्छी दोस्ती हो गई। वो मुझे अपने साथ शॉपिंग पर ले जाते, आसपास के रेस्टोरेंट्स के बारे में बताते और लोकल टूरिस्ट स्पॉट्स घुमाते। कुछ ही दिनों में मेरी अच्छी फोटोग्राफी स्किल्स को मेरे नए दोस्तों ने भी पसंद किया और मैं लोकल फोटोग्राफी क्लब का हिस्सा बन गया। मेलबर्न आए हुए मुझे 10 दिन हो गए थे और मैंने अपना पहला फोटोग्राफी प्रोजेक्ट पूरा कर लिया था। मैंने अपने अकाउंट में आए $300 को देखा और मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन हुआ। अगली सुबह मेरा नया रूममेट जाओ यू भी आ गया। बहुत जल्द वो मेरा एक अच्छा दोस्त बन गया। समय बीतता गया और यूनिवर्सिटी खुलने का समय आ गया। यूनिवर्सिटी शुरू होने से एक दिन पहले मैंने खुद खाना बनाया और अपने नए दोस्तों को डिनर पर बुलाया। 1 महीने तक साथ रहने के बाद हम सबके बीच अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। कुछ ड्रिंक्स के बाद सब एक दूसरे के साथ गॉसिप करने लगे। पता नहीं किसने शुरुआत की, लेकिन सब अपनी एक्स गर्लफ्रेंड्स के बारे में शिकायत करने लगे। जाओयू ने हंसते हुए यूं ही पूछ लिया। सबने अपनी कहानी बता दी। शियान भैया, क्या आपका कोई सीक्रेट है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहोगे? मेरे चेहरे की मुस्कान गायब हो गई।